नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है एजुकेशन फॉर इंडिया। आज हम आप लोगों को क्लास 10 की जो पुस्तक है कृतिका का लेसन नंबर 4 एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, इसका हम आप लोगों को प्रश्न उत्तर बताएंगे, सॉल्व करेंगे। इसके सारे जितने भी पार्ट के क्वेश्चन आंसर है और इससे के पहले हम आप लोगों को इसका सारांश दे चुके हैं इस लेसन का। आप लोगों ने नहीं दिखाया तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, आप उसमें जाके इस सारांश को देख सकते हैं। क्योंकि सारांश एक बार देख लेने सुन लेने से आपको क्या होता है, क्वेश्चन आंसर करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। या फिर आप बुक का अगर लेसन पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं तो उसे भी पढ़ लीजिए, उसको भी पढ़ने से आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा क्वेश्चन आंसर के लिए। तो चलिए पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि इसके लेखक कौन है। तो एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, इसके जो लेखक है वो है शिव प्रसाद मिश्र रुद्र। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर पे, पाठ्य पुस्तक से जो है जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। हमारी आजादी की लड़ाई में समाज के उपेक्षित माने जाने वाले वर्ग का योगदान भी कम नहीं रहा है। इस कहानी में लोगों के योगदान को लेखक ने किस प्रकार उभारा है। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारी आजादी की लड़ाई में समाज के बहुत लोगों ने साथ दिया था, ठीक है, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे भी उपेक्षित लोग हैं, मतलब जिसको हम लोग क्या करते हैं, सम्मान नहीं देते हैं, अपमान का पात्र मानते हैं, ठीक है, उन लोगों का भी योगदान भी इसमें कम नहीं रहा। तो इस कहानी में वैसे कौन से लोग हैं, उनका क्या योगदान था, उसको हमें बताना है। तो चलिए आंसर बताते हैं। पहला, हमारे देश की जो आजादी की लड़ाई थी उसमें सभी वर्गों ने, सभी धर्मों ने योगदान दिया था कि हमारा देश आजाद हो। साथ ही साथ समाज में कुछ उपेक्षित समझे जाने वाले वर्ग का भी योगदान इसमें कम नहीं रहा है। मतलब जिसको हम लोग अपमान जनित मानते हैं, उन लोगों का भी योगदान कम नहीं रहा है। इस पाठ में देखा जाए तो ऐसे दो लोग हैं, एक टुन्नू, दूसरी दुलारी। ये दोनों क्या है, कजली गायक हैं, जो समाज में कजली के दंगल में क्या करते हैं, गाना गाकर लोगों का मनोरंजन करते हैं। दोनों आजादी के समय आंदोलन में अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूरा योगदान दिया है। चलिए तो देख लेते हैं दोनों का योगदान क्या है। पहले टुन्नू का योगदान जान लेते हैं, टुन्नू ने क्या योगदान दिया। तो इस पाठ में टुन्नू क्या है, 16 वर्ष का एक संगीत प्रेमी बालक है और वो दुलारी से अपमानित होकर, मतलब वो संगीत गाता है, कजली गाता है, लेकिन वो दुलारी से क्या किया जाता है, अपमानित किया जाता है। और अपमानित होकर वो क्या करता है टुन्नू, उन दीवानों की टोली में शामिल हो जाता है जो विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के लिए वस्त्रों को एकत्रित कर रहे थे। ठीक है, उस समय तो स्वतंत्रता के लिए सभी आगे बढ़ रहे थे, जुलूस निकालते थे। तो यहाँ पे क्या कर रहा था, जब टुन्नू को अपमानित किया गया दुलारी के द्वारा, तो उन्होंने क्या किया, विदेशी वस्त्रों की जो होली, जो विदेशी वस्त्र थे उसकी जब होली जलाना था, होली के समय उसे जला के खत्म करना था, तो वो भी उन लोगों में शामिल हो गया। कौन, टुन्नू। खुफिया पुलिस का रिपोर्टर अली सागर, अब एक पुलिस का रिपोर्टर रहता है, उसका नाम रहता है अली सागर। उसने टुन्नू को अपने बूट से इस तरह ठोकर मारता है कि वो अपने जान से हाथ धो बैठता है। कौन, टुन्नू। और इस तरह वो अपना बलिदान देता है। तो ये हो गया टुन्नू का एक आजादी में क्या होगा, उसका भी योगदान हुआ। अब दुलारी का क्या योगदान था ये देखते हैं। दुलारी भी टुन्नू की तरह ही एक कजली गायिका थी। विदेशी वस्त्रों का संग्रह करने वाली टोली को कोरी धोतियों का बंडल दे देती। कोरी मतलब नई धोतियों का, ठीक है। जब वो विदेशी वस्त्रों का संग्रह चल रहा था जलाने के लिए होली में, तो दुलारी भी क्या करती है, उसमें नए धोतियों का एक बंडल था जिसको उसमें फेंक देती है जलाने के लिए। तो वो टुन्नू, और वो क्या करती है, टुन्नू द्वारा दी हुई गांधी आश्रम की धोती को बहुत ही गर्व से पहन लेती है। और लेखक ने इस तरह समाज में उपेक्षित दोनों के योगदान को स्वतंत्रता के आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। तो आपको मतलब अगर आप इसके सारांश को हमारे पिछले वीडियो में जाके देखेंगे तो आपको ये सारी बातें उस सारांश में बताई गई हैं। कब क्या हुआ, कैसे कजली गायक होता है, कैसे टुन्नू अपमानित होता है, फिर वो साड़ी धोती का बंडल उसको कौन देता है, दुलारी को,
वो क्यों फेंक देती है विदेशी वस्त्रों में जब उसको बंडल देने के लिए कौन आता है। ये सारी बातें हम आप लोगों को सारांश में बताए हैं। यदि आप उसको सुने होंगे तो आपको ये सब बातें फिर से रिवीजन हो रही होंगी और याद भी अच्छे से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कठोर हृदय समझी जाने वाली दुलारी। दुलारी बहुत ही कठोर हृदय की थी, तो कठोर हृदय समझी जाने वाली दुलारी टुन्नू की मृत्यु पर क्यों विचलित हो उठी। जब वो इतनी कठोर थी तो टुन्नू जब मर गया तो वो बहुत ही विचलित हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है उसके साथ, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो चलिए आंसर कर जानते हैं क्या है। दुलारी अपने कर्कश स्वभाव के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थी। दुलारी का जो स्वभाव था वो बहुत ही कड़वा था, हमेशा गुस्से में बोलती थी, चिल्लाकर बोलती थी। बात बात पर तीर कमान की तरह ऐंठने वाली दुलारी के मन में अब टुन्नू के लिए कोमल भाव, करुणा और आत्मीय उत्पन्न हो चुकी थी। वो क्या करती थी दुलारी, हर एक बात बात में तीर कमान मतलब एकदम तेजी से बोलती थी, ठीक है, लोगों का अपमान करती थी। तो इस तरह तेज एक ऐसी औरत वो अब टुन्नू के लिए बहुत ही कोमल भाव, करुणा और आत्मीय उत्पन्न हो चुकी है। इतना करुणा उसके लिए उत्पन्न होता है जो बहुत ही अव्यक्त था, जिसे आप व्यक्त नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों हो रहा है। और वह अनुभव कर रही थी, क्या अनुभव कर रही थी दुलारी, कि टुन्नू के प्रति जो उसने उपेक्षा दिखाई थी, मतलब टुन्नू के प्रति जो उसने उसका अपमान किया था, वो सब कैसा था, वो सब कृत्रिम था, मतलब वो सब बनावटी था, बनाया हुआ था। और उसके मन के कोने में टुन्नू के आसन स्थापित हो गया था। और उसके मन में क्या था कि थोड़ा सा टुन्नू के लिए एक थोड़ा सा प्यार जो था वो दुलारी के मन में आ चुका था। और वह यह अनुभव भी कर रही थी कि उसके शरीर के प्रति टुन्नू के मन में कोई लोभ नहीं है। और उसको क्या हो रहा था, यह अनुभव हो रहा था, वो फीलिंग्स आ रहा था दुलारी को कि उसके शरीर के प्रति टुन्नू के मन में कोई लोभ नहीं है। उसका संबंध शरीर से ना होकर किससे था, आत्मा से था। मतलब वो लोगों का जो एक संबंध था, एक जो बातचीत था, टुन्नू तो बहुत ही कम उम्र का लड़का रहता है, 16-17 उम्र का, और जो दुलारी रहती है वो उससे लगभग 2 गुनी, मतलब 30-32 ऐसा कुछ जो भी होगा, ऐसा था उन लोगों का उम्र उसमें जस्ट बताया गया है। तो वो भी अपने यौवन जो होता है, एक जो उम्र होता है किशोरावस्था का, वो एकदम ज्यादा उम्र का था उसका। तो ऐसे संबंध में उन लोगों का ये नहीं था कि वो लोग का संबंध एक भौतिक मतलब ऊपर का जो संबंध नहीं था, बल्कि वो कैसा संबंध था, शरीर से ना होकर आत्मा से था। इसी कारण नए नए वस्त्रों के प्रति मोह रखने वाली दुलारी विदेशी वस्त्रों का संग्रह करने वाली टोली में टुन्नू को देखकर नए वस्त्रों के बंडल को दे देती है। अब उसको तो नए नए वस्त्रों का बहुत ही मोह रहता है उस औरत को, लेकिन वो क्या करती है, वो सारे वस्त्रों को, वो जो स्वतंत्रता सेनानी जो रहते हैं, जो चादर फैला के विदेशी वस्त्रों का संग्रह करते हैं, उसमें क्या करती है, फेंक देती है। और टुन्नू को देखकर वो नए बंडल को फेंक देती है। और उसके अंदर पनप रहा एक आत्मीय भाव, उसके अंदर एक भाव, जो एक आत्मा का भाव जो था टुन्नू के प्रति जो पनप रहा था, वो टुन्नू की मृत्यु पर बहुत ही छटपटा उठता है। और उसकी दी गई खादी की जो धोती रहती है उसको पहनकर टुन्नू के प्रति एक आत्मीय संबंध को प्रकट कर विचलित हो उठी। और वो क्या करती है, वो जो टुन्नू ने उसको खादी की धोती दिया रहता है वह उसको पहन लेती है। जब टुन्नू की मृत्यु हो जाती है तब उसका एक आत्मा में भाव उत्पन्न हो जाता है टुन्नू के प्रति दुलारी के मन में, और वो टुन्नू द्वारा दी गई जो साड़ी रहती है, धोती, उसको वो पहन लेती है। तो इस तरह उसकी मृत्यु पर दुलारी क्या हो जाती है, कठोर हृदय समझे जाने वाली दुलारी विचलित हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कजली दंगल जैसी गतिविधियों का आयोजन क्यों हुआ करता होगा। कजली दंगल इस तरह का आयोजन हो रहा था ना, तो क्यों हुआ करता होगा उस समय। कुछ परंपरागत लोक आयोजनों का भी उल्लेख कीजिए। तो चलिए जानते हैं कजली का। कजली दंगल भी दूसरे मनोरंजन आयोजनों की तरह ही होता है। इसमें 2 दल इकट्ठे होते हैं और गाने की प्रतियोगिता करते हैं, और दोनों दल अपने अपने भावों में अपनी अपनी व्यंग्य शैली अपनाते हुए सवाल जवाब करते हैं। एक एक जो रहता है दल, जब वो उससे सवाल करता है तो दूसरा दल क्या करता है, उसी व्यंग्य शैली में उसका जवाब देता है और फिर उससे प्रश्न करने लगता है।
पहला दल जब दूसरे दल से सवाल करता है तो दूसरा दल उत्तर देता है और पहले वाले दल से वो प्रश्न करता है। तो इस तरह का सवाल जवाब जो होता है व्यंग्य शैली में वो लोग करते हैं। और वाह वाह करने के लिए दोनों दलों में उन लोगों के साथ कौन बैठे रहते हैं? संगीतकार बैठे रहते हैं। और कभी कभी इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से विशेष कार्यों के प्रति लोगों में बहुत ही उत्साह भरा होता है। जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले लोगों में देश प्रेम की भावना को उत्पन्न करना। ठीक है, इसके माध्यम से क्या होता था, एक कजली वगैरह जब होता था गाने के माध्यम से, ये सब एक माध्यम था कि लोगों के अंदर अपने भारत के प्रति, अपने स्वतंत्रता के प्रति एक जोश जगाना। ये सब भी उस समय क्या होता था, ये सब भी बहुत ही साथ देता था भारत की आजादी के लिए। तो वही बोल रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले लोगों के मन में एक देश प्रेम की भावना को जगाना, उत्पन्न करना, लोगों को उत्साहित करना देश प्रेम के लिए, उनके लिए प्रचार करना। ये जो दंगल होते थे इनका भी एक बहुत ही मुख्य कार्य होता था। इस दंगल के माध्यम से लोगों के मन में क्या होता था, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उनमें बहुत सारे उत्साह, प्रचार, ये सब जगाते थे लोग, भावना। तो ये हो गया कि कजली दंगल जैसी गतिविधियों का आयोजन क्यों करता होगा, इसका आंसर। और दूसरा क्या पूछ रहा था कि कुछ परंपरागत लोक आयोजनों का उल्लेख कीजिए। तो उसका आंसर यह है कि कजली दंगल की तरह समाज में बहुत सारे अन्य दंगल किए जाते हैं, जैसे रसिया दंगल जो ब्रज क्षेत्र में बहुत ही अधिक प्रचलित है। दूसरा है रागनी दंगल जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में अधिक प्रचलित है। तीसरा संकीर्तन दंगल, जहां तहां संपूर्ण भारत में इसकी परंपरा है। चौथा है पहलवानों की कुश्ती, ये भी दंगल क्या है, पूरे संपूर्ण भारत में होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। दुलारी विशिष्ट कहे जाने वाले सामाजिक सांस्कृतिक दायरे से बाहर है, फिर भी अति विशिष्ट है। इस कथन को ध्यान में रखते हुए दुलारी की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। मतलब कह रहा है कि दुलारी एक विशिष्ट कहे जाने वाली, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहे जाने वाली जो सामाजिक सांस्कृतिक दायरा है उससे बहुत ही बाहर है, फिर भी उसको बहुत ही विशिष्ट बताया गया है इसमें। तो इस कथन को ही ध्यान में रखते हुए दुलारी की जो एक चारित्रिक विशेषताएं है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसके बारे में हमें बताना है। तो इसका जो आंसर है वो होगा कि दुलारी मुख्य रूप से कहे जाने वाले सामाजिक सांस्कृतिक दायरे से बाहर है। एक होता है ना समाज में रहने वाले लोगों का, उसका क्या लोगों के साथ बातचीत है, कैसा उसका सांस्कृतिक स्वभाव है, तो इन सब से वो क्या मानी जाती थी, दुलारी पूरी से बाहर मानी जाती थी। क्यों? क्योंकि वह एक गौनहारिन स्त्री थी। गौनहारिन मतलब गाना गाने का पेशा करने वाली स्त्री को बोलते हैं गौनहारिन। वह एक गौनहारिन है। गौनहारिन को सामाजिक प्रतिष्ठा, मतलब वो जो समाज का जो सम्मान होता था उसका पात्र नहीं माना जाता था। जो गाना गाना पेशा करने वाली स्त्री होती थी उनको समाज का पात्र नहीं जाना माना जाता था। तो उसका जो कार्य था वह बहुत ही उपेक्षणीय था। उपेक्षणीय में निरादर करने योग्य। वो जो गाना गाने का पेशा करती थी उसका कार्य एकदम निरादर करने योग्य था, उपेक्षणीय था। वो सबसे अलग है। उसकी जो विशिष्ट प्रतिभाएं थी वो इस प्रकार थी। वो तो ऐसे समाज के द्वारा तो एक्सेप्ट करने का तो नहीं था, फिर भी उसको बहुत ही विशिष्ट मतलब माना गया। क्यों माना गया? अब यहाँ पे दुलारी के बारे में, उसकी विशिष्ट प्रतिभाओं के बारे में बताया गया, जिसमें हम 6 पॉइंट है, तो 1 बाय 1 हम आप लोगों को बताएंगे। पहला, दुलारी नारी होते हुए भी पुरुषों के पौरुष को ललकारने की तमन्ना रखती थी। अब दुलारी क्या थी? एक फीमेल थी, तो वो नारी थी, फिर भी वो जो पुरुषों के पौरुष, पौरुष मतलब पुरुष की शक्ति, तो पुरुषों की जो शक्ति थी उसको भी वो ललकारने की उसमें तमन्ना रहती थी। वह पुरुषों की तरह दंड भी लगाती थी और कसरत भी करती थी और पहलवानों की तरह गर्व रखती थी और साथ ही स्वास्थ्य के लिए भिगोए चने खाती थी, लेकिन वो अबला नहीं थी। तो एक तो इसका हो गया पहला। दूसरा पॉइंट, दुलारी केवल मधुर स्वर के लिए ही नहीं जानी जाती थी, बल्कि वो प्रबुद्धा है। सिर्फ ये नहीं कि वो बहुत अच्छे गीत गाती है, लोगों से पद्य के रूप में सवाल जवाब करती है, वो एक प्रबुद्धा भी थी, वो एक जागृत भी थी। उसमें काव्य के रूप में तुरंत सवाल जवाब करने की एक प्रतिभा थी। तीसरा पॉइंट, दुलारी बार बार बात बात पर तीर कमान बन जाने वाली एक निर्भीक महिला थी। मतलब उसे किसी चीज का डर नहीं था, निर्भीक थी। चौथा पॉइंट है, दुलारी की जो पड़ोसिनें थी उसे कर्कश महिला मानती थी। कि वह क्या है, दुलारी क्या है, कर्कशा और क्रोधी है। लेकिन जब टुन्नू जब दुलारी के घर धोती लेकर पहुंचता है तो उसके प्रति बहुत ही करुण भाव रखते हुए भी बहुत खरी खोटी सुनाती है।
कह रहा है कि टुन्नू जब दुलारी के घर साड़ी लेकर जाता है, धोती मतलब साड़ी को कहा जा रहा है, लेकर जाता है, तो उसके प्रति क्या होता था, बहुत ही करुण भाव होता था। फिर भी अंदर उसके उसके मन के अंदर, दुलारी के मन के अंदर करुण भाव होता था, लेकिन वो ऊपर से क्या करती थी, बहुत ही खरी खोटी सुनाती रहती थी टुन्नू को दुलारी। फेकू के घर से बाहर बाहर कर, फेकू को भी क्या किया था दुलारी ने, घर से बाहर निकाल दिया था। और उसने क्या किया था, गुस्से से उसके जो चूल्हे पर बटलोही, बटलोही एक बर्तन है, उसमें चूर रही दाल, चूर मतलब बॉयल, बटलोही के बर्तन में जो दाल बॉयल हो रहा था उसको भी उसने गुस्से में ठोकर मारकर उलट देती है। उससे दिल भट्टी की तरह, उसका दिल कैसा सुलगता रहता था, हमेशा भट्टी की तरह सुलगता रहता था। तो ये सब दुलारू का जो स्वभाव था बहुत ही विशिष्ट था। पांचवा पॉइंट, टुन्नू के चले जाने पर उसकी लाई हुई धोती पर जो काजल से सने आंसुओं के धब्बे रहते हैं, उसको देखकर उसे उठाकर बार बार उसको चूमने लगती थी। टुन्नू की मृत्यु पर उसकी आंखों से आंसुओं के बादल उमड़ पड़ते थे। इस प्रकार वह भावुक और सहृदया नारी भी है। कैसी नारी है, बहुत ही भावुक और सहृदया नारी है। छठा पॉइंट जो है, जो दुलारी इकट्ठे हुए विदेशी नए वस्त्रों के, जो विदेशी नए वस्त्र इकट्ठे हुए थे उसका उसने बहिष्कार करती है। और नौजवानों की टोली को, जो स्वतंत्रता सेनानी में नौजवान जो टोली लेकर निकलते हैं जुलूस लेकर बहिष्कार करने के लिए विदेशी वस्त्रों को, उसमें दुलारी क्या करती है, अपने सारे वस्त्रों को फेंक देती है। जबकि दूसरे बहिष्कार के नाम पर कैसे वस्त्र देते हैं, फटे पुराने वस्त्र फेंकते हैं, लेकिन दुलारी क्या करती है, नए वस्त्रों को फेंकती है और गांधी आश्रम की बनी धोती को पहनकर देश प्रेम की भावना को भी वो व्यक्त करती है। तो अतः अपने इन्हीं गुणों के कारण उपेक्षणीय होकर भी अति विशिष्ट है दुलारी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, दुलारी का टुन्नू से पहली बार परिचय कहाँ और किस प्रकार हुआ। अब इसमें हमें बताना है कि दुलारी का जो परिचय हुआ पहली बार टुन्नू से, वो कब और कहाँ हुआ था। तो भादो मास की तीज पर, भादो महीना में जो तीज का त्योहार होता है उस पर खुजवा और बजरडीहा, ये खुजवा और बजरडीहा जो है ये जगह का नाम है। खुजवा और बजरडीहा वालों के बीच कजली गाने का दंगल हुआ। उस समय दुक्कड़ पर गाना गाने वालियों में दुलारी का बहुत प्रसिद्धि थी। ठीक है, वहां पे क्या करते थे, दुक्कड़ मतलब कह रहा है उस समय दुक्कड़ पर गाना गाने मतलब कोई भी दंगल होता है, कजली दंगल हो या फिर हो, तो वो लोग सहनाई वादन करने वाले जो होते हैं उन लोगों के साथ दुक्कड़ पे क्या करती थी, गाना गाती थी। उसमें काव्य के रूप में, ठीक है, काव्य मतलब कविता, एक कविता के रूप में सवाल जवाब करने की बहुत ही अद्भुत क्षमता थी। खुजवा वाले कजली दंगल में दुलारी को अपनी ओर से होने से अपनी जीत के लिए पक्के हो गए थे। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो खुजवा वाले थे वो क्या कहिए थे, दुलारी को कजली दंगल में अपनी तरफ से ले लिए, और अपनी तरफ लेने से खुजवा वाले पूरे पक्के हो गए थे, अब जीत तो हमारी ही होने वाली है। दूसरी ओर से कौन था, दूसरी ओर से बजरडीहा वाले थे, वो भी अपनी ओर से किसको लाए थे, टुन्नू को लाए थे। तो उनके जीवन में दो तीन ऐसे अवसर आ चुके थे, किसके, टुन्नू के जीवन में ऐसे दंगल के दो तीन अवसर आ चुके थे। उसे भी पद्यात्मक मतलब कविता की शैली में प्रश्न उत्तर करने की बहुत ही अच्छी कुशलता प्राप्त थी। कजली दंगल में टुन्नू दुलारी की ओर हाथ उठाकर चुनौती के रूप में ललकार उठा। अब जब वो दंगल चल रहा था कजली का दंगल, उसमें टुन्नू क्या करता है, दुलारी की ओर हाथ उठाकर चुनौती के रूप में ललकार उठा, और दुलारी मुस्कुराती हुई मुग्ध होकर सुनती रही। यहीं पर गायक के रूप में दुलारी और टुन्नू का परिचय हुआ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, दुलारी का टुन्नू को यह कहना कहाँ तक उचित था, ते सरबौला बोल जिंदगी में कब देख ले लोट। दुलारी के इस आपेक्ष में आज के युवा वर्ग के लिए क्या संदेश छिपा है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। चलिए इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर है, कजली दंगल में 16-17 वर्ष का टुन्नू, जिसने दुलारी को ललकारते हुए कहा था, क्या कहा था, रनिया लड़ परमेश्वरी लोट। तो मतलब यहाँ पे परमेश्वरी प्रामेश्वरी नोट है, जो पहले होता था प्रामेश्वरी नोट, उसके उत्तर में दुलारी कहती है, ते सरबौला बोल जिंदगी में कब देख ले लोट। लोट मतलब यहाँ नोट से कह रहा है कि तुमने कभी जिंदगी में नोट देखा है, अर्थात बढ़ चढ़कर तुम मत बोलो,
दुलारी कहती है कि तुम बढ़ चढ़कर मत बोलो, तुमने कभी जिंदगी में नोट देखा है? उसका कहना था कि यजमान करने वाले पिताजी, टुन्नू के पिताजी क्या करते थे? यजमानी करते थे, बहुत ही मुश्किल से घर गृहस्थी चलाते थे टुन्नू के पिताजी। तो ऐसे लोगों का नोट से कहाँ वास्ता पड़ा है? तो दुलारी के इस कथ्य से क्या हो रहा है? युवा वर्ग के लिए एक संदेश छिपा है कि युवा वर्ग को बढ़ चढ़कर व्यर्थ नहीं बोलना चाहिए, पता नहीं कब उनकी पोल खुल जाए, अतः अपनी औकात के अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए। तो दुलारी जब ये जो लाइन बोलती है, क्वेश्चन में जो पूछ रहा है, तो दुलारी के इस आपेच में आज के युवा वर्ग के लिए यही संदेश छुपा रहता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। भारत के स्वाधीनता आंदोलन में दुलारी और टुन्नू ने अपना योगदान किस प्रकार दिया? अब दोनों ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया, हम ऊपर भी बताए हैं, वही चीज यहाँ पे है कि भारत के स्वाधीनता आंदोलन में दुलारी और टुन्नू दोनों ही अपने सामर्थ्य से बढ़कर योगदान दिए थे। दुलारी एक सामान्य महिला थी। जब देश के दीवानों का दल विदेशी वस्त्रों का क्या कर रहा था? संग्रह कर रहा था, तब दुलारी ने भी बारीक सूत की मखमली किनारी वाली बनी नई धोतियों के बंडल को क्या कर देती है? फेंक देती है, और वो आंदोलन में उसका योगदान हो जाता है, वो भी एक आंदोलन का हिस्सा बन जाती है स्वतंत्रता आंदोलन का। और देश के दीवानों की टोली में सम्मिलित होकर टुन्नू भी क्या करता है? उस टोली में सम्मिलित होकर अपनी टुन्नू की जो मृत्यु होती है उस पर टुन्नू की दी हुई जो गांधी आश्रम की धोती रहती है उसको भी कौन पहनता है? दुलारी पहन लेती है और उसके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करती है। इस प्रकार टुन्नू भी देश के दीवानों की टोली में शामिल होकर आंदोलन में भी अपनी भूमिका निभाता है और अपना योगदान देता है। तो दोनों ही लोगों ने क्या किया? देश प्रेम के लिए प्रेरणा दिया, और इस तरह दोनों का योगदान बहुत ही सराहनीय था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। दुलारी और टुन्नू के प्रेम के पीछे उनका कलाकार मन और उनकी कला थी। यह प्रेम दुलारी को देश प्रेम तक कैसे पहुंचाता है? अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दुलारी और टुन्नू के प्रेम के पीछे उनका एक कलाकार मन और उनकी कला रहती है। तो ये जो प्रेम है ये दुलारी को देश प्रेम तक कैसे पहुंचा जाता है? आपसी प्रेम से वो लोग देश प्रेम तक पहुंचते हैं। तो ये इसी घटना को बता रहा है कि दुलारी टुन्नू की काव्य प्रतिभा और मधुर स्वर पर मुग्ध थी। दुलारी को क्या था? टुन्नू भी काव्य प्रतिभा था, वो भी काव्य के रूप में सवाल जवाब करने में बहुत ही अच्छा था, और उसका स्वर भी बहुत ही मधुर था। तो दुलारी को ये दोनों बातें बहुत ही अच्छी लगती थी टुन्नू की। दुलारी के हृदय में कहीं उसने अपना एक छोटा सा स्थान बना लिया था। दुलारी के मन में क्या हो गया था? टुन्नू के लिए एक छोटा सा स्थान बन गया था। टुन्नू भी उस पर आसक्त था, टुन्नू को भी उससे प्यार था, टुन्नू भी उस पर आसक्त था, परंतु उसके आसक्त होने का संबंध शारीरिक न होकर कैसा था? आत्मिक था। वो लोगों का जो संबंध था एक दूसरे के प्रति, जो भी उन दोनों के बीच में थोड़ा थोड़ा प्रेम था, वो शारीरिक प्रेम नहीं था, बल्कि वो आत्मिक प्रेम था, आत्मा का प्रेम था। अतः दोनों के मध्य संबंध होने का कारण कला और कलाकार मन ही था। दुलारी के मन में टुन्नू के प्रति करुणा थी। दुलारी के मन में क्या था? टुन्नू के प्रति करुणा थी, दया थी। टुन्नू ने खद्दर का कुर्ता, गांधी टोपी पहनना शुरू किया और दुलारी को गांधी आश्रम की बनी धोती देता है। अंत में टुन्नू देश के दीवानों की टोली में सम्मिलित होकर अपने प्राण को न्यौछावर कर देता है। इन्हीं सब घटना को अगर देखा जाए तो दुलारी भी ये सब घटना को देखकर बहुत ही प्रेरित हो उठती है, और दुलारी का देश के दीवानों को विदेशी नए वस्त्रों को देना, टुन्नू की मृत्यु पर विचलित हो जाना और उसकी टुन्नू द्वारा दी हुई खादी धोती को दुलारी का पहनना, उसके मरने के स्थान पर दुलारी का जाना और टाउन हॉल में उसकी श्रद्धांजलि में गाना, ये सभी देश प्रेम की भावना को व्यक्त करते हैं। दुलारी के देश प्रेम की भावना को क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। जलाए जाने वाले विदेशी वस्त्रों के ढेर में अधिकांश वस्त्र फटे पुराने थे, परंतु दुलारी द्वारा विदेशी मिलों में बनी कोरी साड़ियों को फेंका जाना उसकी किस मानसिकता को दर्शाता है? तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वह है, जब देश के दीवानों की टोली चादर के चार कोनों को पकड़कर विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने के उद्देश्य से विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के लिए इकट्ठा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? देश के जो दीवाने थे वो चादर को चारों कोनों से पकड़कर लोगों से विदेशी वस्त्र को इकट्ठा कर रहे थे। तो उस फैले हुए चादर में लोग वस्त्र तो फेंक रहे थे, लेकिन वो सारे वस्त्र कैसे फेंक रहे थे? फटे पुराने फेंक रहे थे। उनमें देश प्रेम कम बल्कि दिखावा बहुत ही अधिक था। उन लोगों में क्या था? देश प्रेम कम, दिखावा अधिक था। और दूसरी ओर
दुलारी थी, जो दुलारी के मन में देश प्रेम की भावना ने इतना जोर पकड़ लिया था कि बिना किसी मोह के विदेशी वस्त्रों का उसने बहिष्कार करते हुए विदेश की बनी हुई उन साड़ियों को फेंक दिया जिनकी अभी तक तह भी नहीं खुली हुई थी। मतलब जिसको शायद उसने नई साड़ी जब आती है तह लगा के तो आदमी खोल के देखता है, लेकिन उसने उसको खोलना क्या छू के भी नहीं देखा था। उसकी मानसिकता में एकदम से परिवर्तन आ गया और मन में देश प्रेम की भावना पूर्ण रूपेण अपनी जगह बना चुकी थी और उसका विदेशी वस्त्रों के प्रति मोह भी समाप्त हो चुका था। जिस रास्ते पर टुन्नू चल रहा था उस पर चलकर उसने टुन्नू के प्रति अपनी आत्मीय स्नेह को स्पष्ट किया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। मन पर किसी का बस नहीं, वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता। टुन्नू के इस कथन में उसका दुलारी के पास किशोर जनित प्रेम व्यक्त हुआ है, परंतु उसके विवेक ने उसके प्रेम को किस दिशा की ओर मोड़ा है। अब इस लाइन के द्वारा ही हमें इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर है कि मन पर किसी का बस नहीं, वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता। अब यह टुन्नू के किशोर मन को व्यक्त करता है। ये बात को क्या व्यक्त करता है? ये टुन्नू ही ये कथन कहता है ना, तो इस कथन से उसके जो एक किशोर मन है उसको वो दर्शाता है। टुन्नू जहाँ 16 वर्ष का किशोर था, वही दुलारी यौवन के अस्ताचल पर खड़ी थी। मतलब दुलारी भी किशोरावस्था की जो एक उम्र होता है, बड़ा उम्र, वो एक शुरुआत में था, तो वो ये किशोरावस्था के अंत उम्र की थी। इस तरह तो टुन्नू का शारीरिक सौंदर्य के प्रति कोई आकर्षण नहीं था। टुन्नू का क्या था कि वो कितनी सुंदर है या उसकी सुंदरता है भी या नहीं है, इसमें उसका कोई आकर्षण नहीं था। टुन्नू के मन में सिर्फ क्या था कि दुलारी के शरीर के प्रति लोभ न होकर बल्कि उसके पवित्र और सम्मानी स्नेह था। होली के त्योहार पर दुलारी को सूती खादी साड़ी देने पर दुलारी ने जब उसकी उपेक्षा की, जब होली के त्योहार पर टुन्नू दुलारी को साड़ी देता है तो दुलारी क्या करती है, उसका टुन्नू का अपमान करती है। तो वो कहता है कि मैं प्रतिदान में तुमसे कुछ मांग तो नहीं रहा ना, मैं इसको दे रहा हूँ, लेकिन तुमसे उसके बदले कुछ मांग नहीं रहा हूँ। दुलारी के तिरस्कार करने पर यही कहता है कि मन पर किसी का बस नहीं है, वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता। जब वो इस तरह का तिरस्कार करती है, उसका अपमान करती है, तब टुन्नू के मन से यही कथन निकलता है कि मन पर किसी का बस नहीं है, वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता। टुन्नू के विवेक ने दुलारी के प्रति बढ़ते हुए प्रेम को दूसरी दिशा दी। अब टुन्नू के विवेक ने क्या किया, टुन्नू ने जब ये बातें कही तो दुलारी के प्रति बढ़ता हुआ जो प्रेम था वो दूसरा दिशा देता है और देश प्रेम की ओर चढ़ पड़ता है। वह देश के दीवानों के साथ कार्य करने लगता है और विदेशी वस्त्रों की होली जलाने वाली टोली में टुन्नू सम्मिलित हो जाता है। इस देश प्रेम की भावना के कारण अली सगीर के गालियां देने पर वो उसका प्रतिवाद कर उठता है, वो भी उससे लड़ने लगता है, उसके पास हिम्मत आ जाती है और अली सगीर क्या करता है, टुन्नू को ठोकर मारता है और टुन्नू मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस तरह उसका जो बलिदान अंग्रेज खुफिया पुलिस का विरोध करने पर हुआ, उसका देश प्रेम सफल हुआ। तो ये था आंसर नंबर 10। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 11। एही ठैया झुलनी हेरानी हो रामा का प्रतीकार्थ समझाइए। ये पूरे लेसन का जो नाम है, एही ठैया झुलनी हेरानी हो रामा, इसी को ये लास्ट क्वेश्चन में आपसे इसका अर्थ पूछ रहा है कि क्या है ये। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है कि इसी जगह पर मेरी जो नाक की झुलनी थी, मेरा जो लौंग था वो खो गया। जो नाक के दोनों होल के बीच में पहना जाता है वो मेरा इसी जगह पर खो गया है। यही ठैया झुलनी हैरानी हो रमा का यही मतलब है। लेकिन इस बात से यह स्पष्ट होता है कि थाने में आकर मेरी नाक की झुलनी खो गई, मतलब मेरी प्रतिष्ठा जा रही है। अब यहाँ नाक की झुलनी सच के उसकी नाक की झुलनी नहीं खोई है, वो नाक की झुलनी सिर्फ उसको दर्शाया जा रहा है, लेकिन उसका जो खोया है वो है उसका दुलारी का मान प्रतिष्ठा। दुलारी को थाने में बुलाकर उसके इच्छा के विपरीत उससे गाना गाने के लिए विवश किया गया था। इसी तरह वो अपनी प्रतिष्ठा का होना मानती है। जब वो दुखी रहती है, एक टुन्नू की मृत्यु का जब खबर उसको मिलता है वो दुखी रहती है, फिर भी थाने के लोग उसको क्या करते हैं, उसको गाना गाने के लिए विवश करते हैं। तो उसको ऐसा महसूस होता है कि मेरी प्रतिष्ठा खो गई है, मेरी नाक की झुलनी खो गई है। तो दुलारी अपनी प्रतिष्ठा टुन्नू को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर चुकी थी। दुलारी अपनी प्रतिष्ठा जो थी टुन्नू को मतलब इनडायरेक्टली रूप से स्वीकार कर चुकी थी, जिसे वह अली सागर के बूट की ठोकर मारी थी। अब यहाँ पे क्या करता है, अली सागर उसको बूट से ठोकर मारता है और उसी चोट पर वह गिरा रहता है। तो वहां
उस चोट से ही वहां गिर गया और वो मर गया था। इसलिए दूसरा अर्थ यह है कि मेरी नाक की लौंग मेरी प्रतिष्ठा, अप्रत्यक्ष रूप से मेरा सुहाग मतलब टुन्नू जो यहीं पर मार दिया गया था, अर्थात मेरी सबसे प्रिय चीज थी जो खो गई थी। तो यहाँ पे उसकी नाक की झुलनी मतलब उसकी प्रिय चीज हो गया टुन्नू, और वो खो गया मतलब उसकी मृत्यु हो गई। तो यही इसका प्रतीकार्थ है। आशा करती हूँ आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, मुझे कमेंट करके भी बताएं अगर अच्छा लगा तो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि आपको इन सब वीडियो को टेक्स्ट के रूप में चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट में भी विजिट कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हो गया है, वहां से जाकर आप उस लिंक में जाकर आप इसको टेक्स्ट के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।